वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर टाटा मोटर्स का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है और क्या हमें टाटा मोटर्स परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्विगी की, मेक माई ट्रिप की और बात करेंगे हम HCL की, सेमीकंडक्टर्स की और भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। सबसे पहली न्यूज है स्विगी की। 11 मई को जब मदर्स डे था तो उस वक्त स्विगी पे बहुत सारे ऑर्डर्स आए। अब उन ऑर्डर्स का डेटा भी निकल के आ गया है और डेटा काफी मजेदार है क्योंकि स्विगी ने 3 लाख से ज्यादा केक्स डिलीवर किए मदर्स डे के दिन, जो 2024 के मुकाबले में एक बड़ा जंप था। साथ ही जो मेजर शहर तो है ही है, जैसे कि मुंबई हो गया, बेंगलोर, दिल्ली, ये सारे बड़े शहरों में तो पहले से ही ऑर्डर आते थे, लेकिन इस बार निल्लोरे, उज्जैन, भिलवाड़ा, इन तरह के जो छोटे शहर हैं वहां से भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 7 बजे के आसपास 3 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए गए केक्स के। और इसमें सिर्फ केक्स भी शामिल नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने बिरयानी भी मंगवाई, बहुत सारे लोगों ने डोसा भी मंगवाया। तो बिरयानी, डोसा और केक, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। वहीं पे अगर मैं एक्सप्रेस डिलीवरी की बात करूं तो एक्सप्रेस डिलीवरी का भी यूज हुआ और ये 181% बढ़ गया। और जो सबसे बड़ा ऑर्डर आया है, ये आप जान के शायद थोड़े हैरान भी हो जाओ, मदर्स डे के दिन पे जो सबसे बड़ा ऑर्डर था वो था 12,585 रुपीज का। और लोगों ने सिर्फ घर पे ही ऑर्डर नहीं मंगवाया, लोग रेस्टोरेंट्स भी गए क्योंकि इस बार 35% ज्यादा बुकिंग्स हुई। और ये टियर 2 शहरों में जो ग्रोथ है उनकी बात की जाए तो वो ग्रोथ 70% तक की बताई जा रही है, क्योंकि मदर्स डे था, फैमिली में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जेनजीज बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने स्विगी के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मैं एक डेटा पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ये मुझे नहीं पता कि नंबर एग्जैक्ट है या नहीं है, बट इसके आसपास का ही नंबर होगा। मदर्स डे के दिन जो केक की डिलीवरीज हो रही थी उसका अनुमान लगाया गया तो ये निकल के आया कि स्विगी 620 केक्स पर मिनट डिलीवर कर रहा है। अगली न्यूज है ग्रीन सेल मोबिलिटी की। PM ई बस सेवा स्कीम के तहत ग्रीन सेल मोबिलिटी को मध्य प्रदेश में 472 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय करने के लिए सरकार से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है और ये एक अच्छी चीज है। और ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो 6 शहरों में VE कॉमर्शियल व्हीकल्स के साथ मिलकर चलाई जाएगी। साथ ही आंध्र प्रदेश के 11 शहरों में 750 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EKA मोबिलिटी के साथ मिलकर डिप्लॉय होगी। यानी कि जो ग्रीन सेल मोबिलिटी है उसने 2 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है, पहला VE कॉमर्शियल व्हीकल्स, दूसरा EKA मोबिलिटी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो कंपनी है ग्रीन सेल मोबिलिटी, इसके द्वारा ऑलरेडी 900 इलेक्ट्रिक बसेस यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहे हैं यानी कि इनके बसेस अच्छे होंगे और अभी तक प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। और साथ ही साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि ग्रीन सेल अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है और क्लीन एनर्जी और इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है ईज माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सभी को पता है तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इवन कि जब तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने सबसे पहले उन लोगों की मदद की थी, लेकिन अब तुर्की ने इंडिया के पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। और जैसे ही ये न्यूज सबके सामने आई, लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान का। इवन की पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना ने भी बाइकॉट की मांग की है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, मेक माई ट्रिप ने बताया कि दोनों देशों के लिए जो बुकिंग्स थी वो 60% गिर गई और कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया। वहीं पे ईज माई ट्रिप ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और नए ऑफर्स पूरी तरीके से हटा दिए। और राजस्थान के उदयपुर में जितने भी ट्रेडर्स थे जो टाइल्स वाइल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से बाइकॉट कर दिया है। उनका जो पूरा एक ग्रुप होता है उनका, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो उससे तुर्की को 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक का लॉस होगा। अब मेरा एक सवाल ये है कि ये जो बाइकॉट चल रहा है इंडिया में तुर्की के खिलाफ, क्या ये बाइकॉट से बहुत बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि तुर्की ने एक टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट किया, हेल्प किया और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो क्या इंडिया में वो ट्रेंड वापस आएगा जब लोग इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट कर रहे थे? इवन कि लोग अपने पैसे से
प्रोडक्ट खरीद रहे थे, फिर उन प्रोडक्ट को तोड़ रहे थे, गिरा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो क्या तुर्की का भी वही हाल होने वाला है? और अगर ऐसा हो गया, पूरी कंट्री ने बाइकआउट कर दिया, तो फिर तुर्की को बहुत नुकसान हो सकता है। अगली न्यूज है जियो क्रेडिट की। जियो क्रेडिट ने 7.19% की यील्ड पे अपने पहले बॉन्ड इशू में 1000 करोड़ रुपए रेस किए हैं। तो क्या आपने इस बॉन्ड में अप्लाई किया था? और अगर मैं आपको कुछ आगे की डिटेल्स बताऊं तो जो इशुएंस का बेस साइज था वो 500 करोड़ रुपए का था, जिसमें 500 करोड़ का ग्रीन शो ऑप्शन भी था। और इस इशू को 1500 करोड़ रुपए के बिड्स मिले, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जियो क्रेडिट का AUM 10,000 करोड़ रुपए का है, और ये होम लोन, LAP, म्यूचुअल फंड और शेयर के अगेंस्ट लोन्स, उसके साथ साथ वेंडर फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल लोन्स जैसी सर्विसेज भी देती है। अगली न्यूज है डिफेंस सेक्टर की, और ये न्यूज बहुत ही अच्छी है और आपको प्राउड भी फील होगा ये सुन करके कि 2013 से 2024 के बीच इंडिया से जितना डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो आज के मुकाबले यानी कि FY 24 से 25 में जो अभी इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट होता है वो 34 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि 2013 से 2024 के बीच में सिर्फ 686 करोड़ रुपीस का ही एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज FY 24 से 25 के बीच में जो डेटा निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो 23,622 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है आत्मनिर्भर भारत को, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मिशन दिया था हर किसी को, आत्मनिर्भर भारत, हर किसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाया था, उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि 34 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो बहुत बड़े बड़े देश हैं जैसे कि रशिया, चाइना, US, ये सारे ही डिफेंस का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इंडिया इसमें भी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। और अगर मैं कुछ आपको ब्रेकअप्स करके बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर जो था उसने 15,233 करोड़ का जो था वो एक्सपोर्ट किया, और DPSUs ने 8,389 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट किया। और ये जो एक्सपोर्ट हुए हैं इसमें कई प्रोडक्ट्स थे, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एक प्रोडक्ट। ड्रोन्स एक्सपोर्ट हुए, रेडार सिस्टम्स, एम्यूनेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स शामिल थे। और जो सबसे मजेदार चीज है वो, अगर आप यूपी से हो तो फिर आपको शायद प्राउड भी फील होगा कि यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का फैक्ट्री भी हो गया है। तो अब यूपी ब्रह्मोस मिसाइल भी प्रोड्यूस करेगा, और जो यूपी है उसके इस यूनिट में यानी कि लखनऊ वाली यूनिट में 150 मिसाइल्स की एनुअल कैपेसिटी है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का भी यूज किया गया था। और ब्रह्मोस ये देश की शान है, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस है ये 2 कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया था, एक था इंडिया और एक रशिया। और फिलहाल ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो अब तक कई देशों में तो एक्सपोर्ट की जा चुकी है, और कुछ देशों ने तो इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। जैसे फिलीपींस के साथ एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हो गया था 2022 में ही, और फिलीपींस ने ये एग्रीमेंट 2,700 करोड़ रुपए के आसपास का साइन किया था। और वहीं पे जिसने इंटरेस्ट दिखाया था उसमें था वियतनाम, इंडोनेशिया, UAE, चिली। और ये जो चिली मैंने वर्ड यूज किया ये कंट्री है, और इस कंट्री में ये चीज माना जाता है कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला भूकंप सबसे पहली बार चिली कंट्री में आया था, और वो था 9.5 का ऑन द रिचर स्केल। अच्छा, अब मैं अगली बिजनेस न्यूज पे जाऊं उससे पहले 2 चीज और आपको बता दूं कि अब तक इंडिया 80 देशों में एक्सपोर्ट करता है, और इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2029 तक इंडियन डिफेंस सेक्टर से 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाए। और मैंने आपको ब्रह्मोस के बारे में जो बताया था उसके नाम के पीछे का लॉजिक ये है कि इंडिया में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और रशिया में जो नदी है उसका नाम है मोस्कावा। तो ब्रह्मपुत्रा का BRAH हो गया और मोस्कावा का MOS हो गया, और इन दोनों को मिलाकर बना ब्रह्मोस। तो ये जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस नाम से जानी जाती है। ये एक जॉइंट वेंचर था इंडिया का जो DRDO है आपको पता है, और रशिया का NPO माशिनोस्टोरियना। एक्चुअली नाम काफी टेढ़ा है तो अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। अगली न्यूज है इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। इंडिया ने उत्तर प्रदेश के जेवार में HCL और फॉक्सकॉन के 3,700 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब कि अब ये प्लांट मोबाइल, लैपटॉप, कार डैशबोर्ड जैसे डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले चिप्स बनाएगा, और ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट है और ये महीने में 36 मिलियन चिप्स बनाएगा। इससे देखा जाए तो इंडिया का सेमीकंडक्टर पे जो डिपेंडेंसी था दूसरे कंट्रीज पे वो भी कम होगा। उसके साथ साथ 2000 जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को। और ये जो स्टेप है ये भी आत्मनिर्भर भारत और चिप डिजाइन इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन एप्पल का ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है। इसके वजह से इंडिया का भरोसा और भी ज्यादा है फॉक्सकॉन के ऊपर कि वो इजिली सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर लेंगे। अगली न्यूज है एयरबीएनबी की। एयरबीएनबी अब अपना फोकस इंडिया के जेनजीज और मिलेनियल्स पर रख रहा है क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा एडवेंचरियस होते हैं, साथ ही साथ इनको यूनिक तरह का एक्सपीरियंस आता है। और एयरबीएनबी ने ये भी नोटिस किया कि इनका जो पॉपुलैरिटी है और ये जो इनके नए कस्टमर्स आ रहे हैं जिनके वजह से इनको इंडिया में ग्रोथ मिल रही है वो जेनजीज और मिलेनियल्स के वजह से ही मिल रही है। डेटा के अकॉर्डिंग 40% ग्रोथ हुई और इसमें से जो 90% लोग थे जो फर्स्ट टाइम यूजर्स थे वो भी जेनजीज और मिलेनियल्स ही थे। तो अब स्पेशली एयरबीएनबी उधर ही फोकस कर रही है और इसके लिए एयरबीएनबी ने नई ऐप भी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है एयरबीएनबी सर्विसेज। और ये लोगों को यूनिक एक्सपीरियंस देगी। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो खाना होंगे वो शेफ के द्वारा बनाया हुआ होगा, फोटो सेशंस होंगे, योगा होगा, मसाज जैसी सर्विसेज भी देंगे। तो ऐसे लगभग 10 सर्विसेज हैं जो एयरबीएनबी देने वाला है। लेट्स सी एयरबीएनबी का कैसा सीन चलता है बिकॉज एयरबीएनबी थोड़ा महंगा है। वहीं पे अगर आप ओयो ले लो या फिर कोई और होटल ले लो तो वो काफी सस्ता भी पड़ता है। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा एयरबीएनबी का कैसा पूरा सीन चलता है इंडिया में। वैसे आपको क्या लगता है और आपने एयरबीएनबी कितनी बार यूज किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर आपके पास पैसे हों तो आप एयरबीएनबी में जाना पसंद करोगे या फिर ओयो में? और अगर आपके पास नॉर्मल हो, मतलब आप पैसों को हटा दो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस को देखो, तो फिर आप कहाँ जाना पसंद करोगे, एयरबीएनबी या फिर नॉर्मल किसी होटल में या फिर ओयो में? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना। अब आज की बिजनेस न्यूज तो यही खत्म होती है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आखिर टाटा मोटर्स नीचे क्यों जा रहा है और क्या हमें टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर मैं दे देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डायरेक्ट डिसीजन मत लेना, आप थोड़ा अपना रिसर्च जरूर करना। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सही और एक्यूरेट है। अब प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, उसका मेन रीजन है उनका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है टाटा मोटर्स के लिए। और जो उनका रिजल्ट था वो खराब क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये जो अभी वाला रिजल्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके थोड़े पहले रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप देख ही रहो कितनी तरीके से लगातार स्टॉक पहले से ही नीचे गिरते जा रहा है। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हो गई टाटा मोटर्स के साथ। पहला टाटा मोटर के साथ प्रॉब्लम हुआ कि मॉनसून बहुत ज्यादा हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई। अब बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या फर्क पड़ा टाटा मोटर्स के ऊपर? देखिए, बारिश जब ज्यादा हुई थी पिछले साल तो जो मिट्टी होती है वो गीली हो गई थी, तो जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं टाटा मोटर्स के उनकी डिमांड कम हो गई। क्यों? अब मान लो किसी को मिट्टी खनना है और ट्रैक्टर में भर के या फिर कहीं लेके जाना है, तो वहां पे भी अगर जमीन गीली हो जाती है तो आप वो यूज नहीं कर सकते। फिर आपको मान लो रेत या फिर बालू लेना है, सीमेंट लेना है, उसमें भी अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हो जाता है। कहीं कोयले खनने हैं, फिर वो ट्रक्स में भर के लेके जाने हैं, तो उसके वजह से जो उनका हैवी कॉमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट था वहां पे उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और दूसरा जो इनका सेगमेंट था JLR का, JLR में इनको जो प्रॉब्लम हुई वो थी रॉ मटेरियल की, यानी कि जो वो स्टील यूज करते हैं, हाई ग्रेड स्टील, वहां पे उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो महंगे मिल रहे थे। तो दूसरी प्रॉब्लम वहां पे आ गई इनकी। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि ईवीज में जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल तो जो पहले का डेटा है उसमें क्या था कि टाटा मोटर्स के पास बहुत ज्यादा एज था, टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे और भी कॉम्पिटिटर्स इसमें घुसते गए, तो टाटा मोटर को वहां भी नुकसान हो गया। अभी फिलहाल टाटा मोटर के जो हैं वो 3 सेगमेंट से आप ऐसा कह लो, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, JLR, ये सारी चीजें। तो ये थे कुछ मेजर रीजंस, लेकिन 2 और इंपॉर्टेंट रीजंस थे इसके पीछे। वो था
रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट। अब रेड सी क्या होता है ये समझाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा, तो ये जो डार्क वाली लाइन है ये है रेड सी। अब इसमें क्या हो रहा था कि जो भी शिप्स यहां से जा रही थी उनके ऊपर हमला हो जा रहा था, सामान लूट लिया जा रहा था, काफी प्रॉब्लम चल रही थी, वो आप रिसर्च कर लेना। लेकिन ये जो रेड सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरे देश में प्रॉब्लम आता है और पूरे जितने भी दुनिया की कंट्रीज हैं सब में प्रॉब्लम आता है। अब ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, तो अगर ये रूट सही होता है तो बहुत ही इजीली सामान पहुंचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैंड रोवर जैगुआर लंदन पहुंचाना है या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी लंदन पहुंचानी है, तो अगर आप इस रूट से जाओगे रेड सी रूट से, तो देखो कितना शॉर्ट है ना। और अगर इसमें प्रॉब्लम है आप इस रूट को नहीं यूज कर सकते, तो देखो आपको ऐसे घूम के बिल्कुल लंबा जाना पड़ेगा और इधर बहुत मेजर कंट्रीज हैं, तो इसके वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो फिर आपके प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो फिर प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं। तो ये रीजंस थे जिसके वजह से टाटा मोटर्स का ये हाल हुआ। और अभी रिजल्ट आया, आपने देखा रिजल्ट भी खराब था। अब जो दूसरा रीजन था वो ये है, और ये रीजन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, कुछ लोगों से बात किया, थोड़े से सोशल हैंडल्स देखे, थोड़ा रिसर्च किया, उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का कहना है कि जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी क्या करती है, सेल्स बहुत अच्छे से करती है, फॉलो अप करती है, कॉल करती है, पूछती है सर आपको कार क्यों नहीं पसंद आया, आपको कुछ चेंजेस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, मतलब डिटेल में केयर करती है। लेकिन टाटा मोटर्स का ऐसा सीन नहीं है, टाटा मोटर्स इवन की फॉलो अप भी नहीं लेती है। यानी कि अगर आपको कार की नीड है और टाटा मोटर्स के पास लीड आई, तो वो उस तरह से नहीं एक्ट करते जिस तरह से मारुति सुजुकी या फिर अदर कंपनीज एक्ट करती हैं। ये था प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि टाटा मोटर्स का सर्विस का इशू है, टाटा मोटर्स की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से लोग टाटा मोटर्स से पीछे भाग रहे थे और सेल्स पे इसका आपको अफेक्ट दिखा होगा। क्योंकि देखो ज्यादा गाड़ियां आपको अभी टाटा मोटर्स की दिख रही होंगी सड़क पे, लेकिन अभी भी अगर आप ब्रेकअप देखो तो टाटा मोटर्स का जो मेजर पैसा आता है वो लैंड रोवर जैगुआर से ही आता है। तो अगर वहां पे कंडीशन सुधरती है तभी पूरा टाटा मोटर का जो है वो हाल सुधरेगा। तो ये हो गए रीजंस की टाटा मोटर्स क्यों बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्यों स्टॉक प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। अब मेरे फ्रेंड का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसका मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा, फिर आप उस हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि वीडियो है शॉर्ट में ही मुझे बनाना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है, तो मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए सबसे पहली चीज कंपनी ने ये बोला है कि वो FY25 तक JLR को किसी भी तरीके से डेप्थ फ्री करने का लक्ष्य रखते हैं, और आई थिंक उन्होंने अभी कर भी दिया, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में कवर किया था। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर आप पूरे दुनिया से कंपैरिजन करो तो वो ये है कि अगर आप यूएस में देखो तो यूएस में 1000 लोगों के ऊपर 687 कार्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो तो जो 1000 लोग हैं उसमें से 684 लोगों के पास कार्स हैं। इटली में 668 लोग, कनाडा में 600, जापान में 597, फ्रांस में 610, जर्मनी में 599, चाइना में 200 कार। अब आप ये सोच रहे हो चाइना में सिर्फ 200 कार क्यों है। देखो बहुत सारे कंट्रीज का रूल भी होता है कि वो ट्राई करते हैं कि लोग कार कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें, क्योंकि पॉपुलेशन का इशू है, फिर एयर पॉल्यूशन का इशू है। अब इंडिया का डेटा बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। इंडिया में 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 30 कार है, 30 कार्स। तो आप नंबर समझ रहे हो कितना कम है। अब इस डेटा से मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडिया में कार्स की डिमांड बहुत 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 ज्यादा आने वाली है। लगभग 30-40 टाइम्स ज्यादा तो कार्स की डिमांड आएगी ही इंडिया में। यानी कि जो ऑटो सेक्टर है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब उसमें टाटा मोटर्स कहाँ आता है ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर होता है वो एक साइक्लिक इंडस्ट्री है। अगर आपने इसमें गलत टाइम पे एंट्री ले लिया तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं। क्योंकि आप अगर पैटर्न भी देखो टाटा मोटर्स का पिछले सालों का, मतलब अगर 10 साल का देखो तो टाटा मोटर्स ऊपर जाता है, फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं टाटा मोटर्स के बारे में जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है, वो ये है कि टाटा मोटर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है। टाटा मोटर्स पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाने का कोशिश करता है। अब टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम में अगर आप समझने की कोशिश करो तो इनका फ्लीट एज है, फिर इनका ई
की दुकान है, उसी में ये लोग व्हीकल फाइनेंसिंग भी करते हैं NBFC, और साथ ही साथ इनका शेयर भी है टाटा टेक्नोलॉजीज में। और अब अगर मैं आपको NCAP रेटिंग की बात करूं, यानी कि ग्लोबल NCAP रेटिंग, तो इंडिया के अंदर जो टॉप 10 सेफेस्ट कार आती हैं उसके अंदर 5 कार्स तो टाटा मोटर्स की ही हैं। यानी कि टाटा मोटर की कार कितनी सेफ है आप खुद समझ सकते हो। और जब भी आप सोशल मीडिया खोलते होगे तो आपको साफ साफ ये चीज दिखती होगी कि हर जगह टाटा मोटर्स के मजबूती की ही तारीफ होती रहती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। फिर आप सोच सकते हो कि आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाटा मोटर्स अब डीमर्ज हो रहा है। टाटा मोटर्स जो नॉर्मल इनका पैसेंजर व्हीकल है और दूसरा हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो जो कंपनी का फोकस है वो और अच्छे से हो जाएगा अपने कंपनी के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो फोकस था वो जब बड़ी कंपनी होती है सारा एक ही में रहता है तो हौच पौच होता है। अब जब कंपनी डीमर्ज हो जाएगी तो एक ग्रुप अलग चलेगा, दूसरा ग्रुप अलग चलेगा इंडिपेंडेंटली। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा होप लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार इंडस्ट्री में वो ये है कि इनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एज होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मारुति के लिए भी चक्के बनाती होंगी, टाटा मोटर्स के लिए भी, हुंडई के लिए भी, किया के लिए भी, तो कोई कॉम्पिटिटर एज बचता नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ये इंडस्ट्री। और जैसे ही मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ जाऊंगा, मेरे जो पैसे हैं वो 3x 4x हो जाएंगे, मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा। तो ये था मेरा पूरा व्यू पॉइंट। मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरा व्यू पॉइंट लेकर के कोई भी डिसीजन लो, आप अपने जो एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर लेना। और जब मैंने आपको इतनी बात बता दी तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कितनी इन डेप्थ रिसर्च करी होगी सिर्फ एक स्टॉक लेने के लिए। तो मैं आपको यही मोटिवेट करूंगा कि आप भी इसी तरीके से पहले पूरा इन डेप्थ रिसर्च करो, फिर आप डिसाइड करो आपको टाटा मोटर्स लेना है या फिर नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें जो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि देखो 25 मिनट की वीडियो हो गई अभी तक रिकॉर्ड करते करते, और जब आपके पास ये ऑडियो आएगी तो हो सकता है आपको 20 मिनट की लग रही हो। और इसीलिए एटलीस्ट आप एक लाइक तो कर ही सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, और कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।